नमस्कार, आप सुन रहे हैं संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित पुस्तक नई पीढ़ी की नई चुनौतियां से उनकी चर्चित कहानी नीच मृद्विका की आवाज में सिर्फ बुक ऑडियो पर। कहानी नीच। राम सिंह को बस एक ही बात का अफसोस होता है। एक अदद बेटे के लिए उसने एक के बाद एक 6 बेटियों को पैदा किया था। वो अपनी इस सोच पर अब कभी कभी पलंग पर पड़ा खीज भरी झुंझलाहट के साथ बड़बड़ाने भी लगता। राम सिंह को इसी बड़े परिवार की जिम्मेदारियों ने उम्र से पहले ही न केवल थका दिया, बल्कि कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो अब पलंग पर पड़ा अंतिम सांसें ले रहा था। राम सिंह को बस चिंता थी तो अपनी तलाकशुदा सबसे छोटी बेटी माधुरी की। माधुरी और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए कई बार अन्य बेटियों से भी कहा, मेरे बाद मेरी इस छोटी का ध्यान रखना। यूं तो हर कोई राम सिंह का ढांढस ही बंधाता था, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही फिर से सेठ जी की फैक्ट्री में काम पर जा सकोगे। मगर न जाने क्यों राम सिंह को इस बार खुद के ठीक होने की उम्मीद नहीं लग रही थी। राम सिंह को अचानक झोपड़े के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। राम सिंह ने अपने आप को थोड़ा संभालना चाहा, तभी सेठ प्रताप सिंह, जिनके यहाँ उसने तमाम उम्र नौकरी की थी, वो खुद राम सिंह का हाल चाल पूछने आज उसकी झोपड़ी में आए थे। राम सिंह की कृतज्ञता से आंखें भर आईं। राम सिंह ने सम्मान पूर्वक उठना चाहा, मगर सेठ जी ने मना कर दिया। तभी अंदर से माधुरी आई। राम सिंह ने सेठ जी के लिए पानी लाने को कहा तो माधुरी वापस अंदर पानी लेने चली गई। सेठ जी ने अपने पुराने नौकर के घर आकर अपने बड़प्पन का खूब अच्छा उदाहरण दिया। राम सिंह से हालचाल पूछते सेठ जी ने कहा, राम सिंह, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। राम सिंह ने बातों ही बातों में अपनी गहरी चिंता सेठ जी से कह दी। सेठ जी ने तुरंत माधुरी को अपनी फैक्ट्री में काम देने की हामी भी भर ली। राम सिंह बोला, साहब, अब तो मैं आराम से मर सकूंगा। आपने मेरी इस अनपढ़ व तलाकशुदा बेटी को अपने यहाँ नौकरी देकर मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी। सेठ जी बोले, नहीं नहीं राम सिंह, तुम अभी जल्दी ही ठीक हो जाओगे और फिर से मेरी फैक्ट्री संभालोगे। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी जैसी ही है, तुम बस अपना ख्याल रखना। ये कहकर सेठ जी जाने लगे। तब तक माधुरी भी अंदर से पानी और गुड़ ले आई। सेठ जी बिना कुछ खाए बस धन्यवाद कहकर चले गए। राम सिंह के प्राण मानो माधुरी की चिंता में ही अटके हुए थे। माधुरी की सुरक्षा का सुकून मन में लिए राम सिंह ने अगले दिन सुबह 4 बजे अंतिम सांस ली और अपने पीछे अकेली माधुरी को छोड़ अपने अंतिम मार्ग पर चल निकला। समय बड़ा बलवान है बेटी, एक दिन सबको जाना है, कहकर सांत्वना देते हुए लोगों की भीड़ समय के साथ कम होती गई। पीछे रह गई थी अकेली माधुरी और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ वो सन्नाटा, जिसमें कभी 6 बहनों के साथ माधुरी ने भरे पूरे परिवार के साथ बचपन बिताया था। आज राम सिंह को गुजरे हफ्ता हो चला था। धीरे धीरे घर में रखा सामान भी खत्म होने लगा। कभी हल्दी नहीं थी तो कभी नमक खत्म। माधुरी अब छटपटाने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था 13वीं तक तो घर पर बैठना ही पड़ेगा। पिता के श्राद्ध कार्य के बाद ही काम पर जा सकूंगी, वरना समाज कहेगा कि पिता का संस्कार किए बिना घर क्यों छोड़ दिया। मगर कोई बहन या रिश्तेदार इस बीच मुड़कर भी नहीं देख रहे थे। माधुरी को अपनी बड़ी बहनों से ऐसी उम्मीद न थी। 10 दिन हुए तो घर में फाके की नौबत आ गई। खाली पतीली बजने लगी। माधुरी अपने आप को तो समझा भी लेती, मगर भूख से बिलखते बच्चों का क्या करे। अचानक उसे याद आया आज पूर्णिमा है, गांव के मंदिर में प्रसाद बंट रहा होगा। माधुरी ने दोनों बच्चों को लिया और लंबे कदमों से मंदिर की ओर चल दी। वहां पहुंची तो भंडारा खत्म होने की कगार पर था। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी उसने देखा एक आदमी उसके बच्चों को अपने पास बुला रहा था। बच्चे यूं ही माधुरी की उंगली थामे खड़े रहे। वो अपने गांव का ही पिछड़ी जाति का लड़का मेघू था। माधुरी उसे बस इतना ही जानती थी, लेकिन मेघू का यूं उसके बच्चों को प्यार से बुलाना उसके लिए हिम्मत देने जैसा लगा। मेघू ने अब बच्चों के साथ ही माधुरी को भी इशारा कर अपने पास आने को कहा। माधुरी ने देखा कि उसने भंडारे से बचाकर काफी खाना इकट्ठा कर रखा था।
जो मेघू ने न सिर्फ वहां पर खाने के लिए दिया, साथ ही कुछ खाना घर ले जाने के लिए जिद कर माधुरी को थमा दिया। इस दौरान माधुरी ने महसूस किया कि उसने अपने लिए इकट्ठा किया सारा खाना माधुरी और उसके बच्चों को दे दिया था। माधुरी मेघू का धन्यवाद कर भगवान का नाम लेती हुई खुशी खुशी घर वापस आ गई। सभी बहनों ने भी अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियां और सीमित कमाई का हवाला देते हुए 13वीं की रस्म पूरी कर माधुरी की मदद करने का मना कर दिया। माधुरी को लगा कब तक यूं ही दूसरों की तरफ मुंह उठाकर मदद मांगती रहूंगी। उसे अचानक सेठ जी की याद आई। माधुरी को मानो डूबती नाव को तिनके का सहारा मिल गया हो। माधुरी ने किसी तरह रात काटी और अल सुबह ही सेठ जी के घर पहुंच गई। राम सिंह की बेटी आई है। इतने संदेश से ही सेठ जी ने माधुरी को अंदर बुला लिया। एक सहमी खड़ी माधुरी सेठ जी के घर जब तक बचपन में अपने पिता के साथ आती रहती थी तब बात और थी। तब बच्चों जैसा प्यार मिलता था, मगर आज माधुरी गरीबी के लिबास में लिपटी अपने परिवार के भरण पोषण की आखिरी उम्मीद लेकर आई थी। सेठ जी ने बिना मिले ही नौकर के हाथ संदेश भिजवाया कि वो चाहे तो आज से ही घर पर सेठानी की मदद करने आ सकती है। माधुरी की खुशी में मानो स्वयं भगवान मिल गए हों। माधुरी तत्काल घर की रसोई में जाने को तत्पर हो गई। घर की खुशियां सीमित ही सही मगर धीरे धीरे लौटने लगी थी। माधुरी अब खुश थी। अब उसके बच्चे पेट भर खाना खाकर सो रहे थे। माधुरी घर से निकलती तो कभी कभी मेघू भी रास्ते में गांव की गलियों में टहलता या काम करता दिख जाता था। माधुरी को उसके उस एहसास का भी ध्यान आ जाता और वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीची कर मेघू के सम्मान में चुपचाप निकल जाती। मेघू भी अब उसके रास्ते में जानबूझकर पड़ने लगा। माधुरी को ये बात कुछ दिनों बाद ही सही मगर समझ में आ गई थी। गरीब को भी भगवान ने दिल दिया है, ये बात अच्छी है, वरना माधुरी और मेघू का क्या मेल सिवाय गरीबी के। माधुरी गरीब थी तो क्या, जाति तो ऊंची थी, मगर सच तो ये है भूख और गरीबी की कोई न जात होती है और न धर्म। ये तो सब पेट भरे लोगों के चोंचले हैं। ऐसा सोचकर माधुरी का दिल अब मेघू के लिए समाज की दहलीज पार करने में संकोच को पीछे छोड़ने लगा था। माधुरी का जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा था कि अचानक उसकी बड़ी बेटी को बुखार हुआ और वो सेठ जी के घर काम पर न जा सकी। अगले ही दिन सख्त संदेश लिए सेठ जी का आदमी माधुरी के दरवाजे पर खड़ा था। माधुरी, तुम कल घर पर काम करने नहीं आई। घर पर काफी परेशानी हुई। सेठानी बहुत नाराज है। या तो काम पर चलो वरना कोई और रखनी पड़ेगी। सेठ जी भी कुछ नहीं कह पाएंगे। माधुरी अवाक सी खड़ी सोचती रही। एक तरफ बीमार बेटी और दूसरी तरफ नौकरी जो जीवन का सहारा थी। माधुरी के दिमाग में एक बात आई। उसने गांव में रह रही अपनी बड़ी बहन सुषमा से बात करने की सोची और सुषमा के घर की ओर निकल पड़ी। सुषमा से बात कर माधुरी ने अपनी सारी समस्या कह सुनाई और सुषमा से उसकी जगह नौकरी करने का प्रस्ताव रखा। माधुरी ने कहा, जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती तुम सेठ जी के घर का काम कर लो। जब मेरे घर में सब ठीक हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। सुषमा ने खुशी खुशी माधुरी की बात मान ली और संदेश भिजवा दिया कि कल से मेरी बहन मेरी जगह आ जाएगी। सेठानी को काम में हाथ बटाने वाली चाहिए थी, वो माधुरी हो या सुषमा, उन्हें क्या। माधुरी की बेटी का बुखार जल्दी ही टाइफाइड में बदल गया और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। घर में पहले ही कुछ नहीं बचा था। इस बीमारी ने माधुरी को एकदम तोड़ कर रख दिया। थोड़ी आर्थिक मदद के लिए उसने सुषमा से गुहार लगाई, मगर उसने ये कहकर एहसान जता दिया कि वो उसकी जगह नौकरी कर रही है, यही क्या कम है। रोज अस्पताल की दवाइयों का खर्च और दूसरी बेटी की देखभाल में उलझी माधुरी अब टूटने लगी थी। शाम ढले बेटी का हाथ थामे गांव के रास्ते जाते हुए आज मेघू मिल गया। एकांत शाम के रास्ते में मेघू धीरे से उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा। अपनी परेशानियों में हमेशा मेघू को अपने पास खड़े पाती माधुरी को मेघू का साथ अच्छा लग रहा था। मेघू ने कुछ नहीं कहा, मगर दोनों ने एक दूसरे की बात समझ जरूर ली थी। मेघू ने पूछा, बेटी कैसी है? अपनेपन के दो बोल सुनने को तरसते माधुरी के कानों में जब मेघू के शब्द पड़े तो बेझिझक माधुरी ने मेघू से अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई।
मानो माधुरी मेघू का बस इंतजार ही कर रही हो। फिर रास्ता कैसे गुजरा और गांव कब आ गया, दोनों को पता ही नहीं चला। और ये भी पता नहीं चला कि इस रास्ते में इन दोनों को एक साथ चलते कितनों ने देखा और क्या सोचा। माधुरी ने बिना परवाह किए मेघू के साथ साथ कदम चलाते हुए घर तक का सफर पूरा किया। माधुरी और मेघू के बीच पनप रहे इस बेनाम रिश्ते को देखने वाले लोगों ने नाम देने में देर न की। कोई माधुरी की मदद करने तो ना आया, मगर हाँ, उसे अपनी कसौटी पर कसने गांव का हर बड़ा छोटा तैयार था। हाँ, इस दौरान दोनों को एक दूसरे का सहारा तो मिल ही गया। माधुरी आज आश्वस्त थी। मेघू ने अपनी बचाई हुई पूंजी में से कुछ रुपए माधुरी को इलाज के लिए देने का वादा जो कर दिया था। माधुरी खुश थी, उसकी बेटी का इलाज अब हो पाएगा। वो मन ही मन मेघू को धन्यवाद दे रही थी। उसे मानो स्वयं भगवान ने ही माधुरी के पास भेजा हो। बेटी को अस्पताल से लेकर माधुरी अकेले ही आ रही थी। वो अब 3 नहीं 4 थे। मेघू भी माधुरी के साथ था। पिछले 10 दिनों में जिस तरह अकेली माधुरी का साथ मेघू ने दिया था, माधुरी अपना मन मेघू को बिना चाहे भी दे चुकी थी। वो खुश थी कि उसकी बेटी सकुशल वापस लौट आई थी। अगले दिन माधुरी सेठ जी के घर पहुंची तो सुषमा पहले से ही सेठ जी के घर पहुंचकर काम में लगी थी। माधुरी का माथा ठनका। उसने तो सुषमा को कल ही बता दिया था कि आज से वो वापस काम पर आने वाली है। फिर सुषमा यहाँ कैसे? सुषमा काम में लगी रही। सेठानी ने माधुरी को अपने नौकर से कहलवा दिया कि अब सुषमा ही उनके घर का काम करेगी। उन्हें अब माधुरी की जरूरत नहीं है। माधुरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। माधुरी लाख गिड़गिड़ाई, मगर सेठानी ने उसकी बात नहीं मानी। माधुरी भरे मन से वापस लौटने चली। माधुरी की आंखों में बेटियों का चेहरा घूमने लगा। वो अब कैसे जिएगी? घर में शाम के खाने का सामान भी नहीं है। अब कहाँ जाए? उसने सुषमा के घर जाकर उससे बात करने की सोची। शाम को सुषमा के घर पहुंची तो सुषमा ने सीधे मुंह बात भी नहीं की। माधुरी ने पूछने पर सुषमा से साफ कह दिया, सेठानी को अगर मेरा काम पसंद है तो मैं क्या करूं? माधुरी ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम्हारा काम पसंद है या तुमने उनका मन जीतकर मेरी जगह लेने की चाल चली है? तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल दया नहीं आई। मेरे बच्चे अब क्या खाएंगे? मैं कहाँ जाऊंगी? मगर सुषमा ने माधुरी की एक न सुनी। सबको अपना ख्याल खुद रखना होता है, कहकर सुषमा अंदर चली गई। माधुरी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सगी बहन ही उसे धोखा देगी। वो उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने सुषमा को अपनी जगह सेठ जी के घर काम पर लगाया था, मगर वो अब कर भी क्या सकती थी। शाम ढलने को थी। माधुरी थके कदमों से घर की तरफ जा रही थी। घर पहुंची तो माधुरी ने देखा मेघू उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था, मानो माधुरी का इंतजार ही कर रहा था। माधुरी ने चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट बिखेरते हुए मेघू को घर के अंदर आने का कहते हुए घर में प्रवेश किया। मेघू ने कुछ पूछना चाहा तो माधुरी बिफर बिफर कर रोने लगी। वो टूट चुकी थी। परेशानियां उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और अब तो आखिरी उम्मीद भी जाती रही। माधुरी को लग रहा था उसे अब गांव छोड़ना ही पड़ेगा। रोते रोते कब माधुरी का सिर मेघू के कंधे पर जा टिका, न माधुरी को पता चला और ना ही मेघू को। मगर हाँ, आज की शाम मेघू और माधुरी ने मानो एक दूसरे का सहारा बनने की हामी भर ली थी। मेघू ने कैसे कैसे समय में माधुरी का साथ दिया है, ये बात माधुरी ही जानती है। मेघू का माधुरी के घर बार बार आना अब तक गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। अभी माधुरी ने मेघू को खाना परोसा भी नहीं था कि बाहर से भीड़ की आवाज आने लगी थी। बढ़ता शोर देख जिज्ञासावश माधुरी दौड़कर बाहर आई तो देखा मोहल्ले के लोग बाहर खड़े इकट्ठा थे। वो सब माधुरी की नीच जाति के मेघू के साथ बढ़ती नजदीकियों से खफा थे। गांव अपनी जाति का पाबंद था तो अपनी जाति के लोग सब एक साथ माधुरी के घर पर मेघू को सबक सिखाने आए थे। माधुरी को समझते देर न लगी, मगर वो दरवाजे पर ही डटकर दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसे जो सहारा नीच जाति के मेघू से मिला, वो सहारा ना उसके अपनों ने दिया और ना ही अपनी जाति के लोगों ने। वो चीख कर अपने सवाल इन समाज के ठेकेदारों से पूछ रही थी, मगर वो लोग तो मेघू को सबक सिखाने की मन में ठान कर आए थे। माधुरी के लाख मना करने पर भी नहीं माने और भीड़ में से ही किसी ने माधुरी का हाथ पकड़कर एक तरफ धकेला और वो मेघू की तरफ बढ़े।
माधुरी अपने आप को संभाल पाती कि तभी एक औरत की आवाज आई। तुझे शर्म नहीं आई नीच जाति के आदमी से मुंह काला करवाते हुए? नीच! माधुरी कंधों पर सिर टिकाए जमीन की तरफ देख रही थी। माधुरी को आवाज जानी पहचानी लगी। उसने अपने बिखरे बालों को माथे से हटाते हुए गर्दन उठाकर उस आवाज की तरफ घूरते हुए देखा। ये माधुरी की अपनी बहन सुषमा की ही आवाज थी। माधुरी चुपचाप सुषमा की आंखों में आंखें डालकर घूरने लगी, मानो सुषमा से कह रही हो, नीच मैं हूं या तुम? सुषमा अपनी जगह सहमी खड़ी रही और माधुरी ने मन ही मन गांव छोड़कर जाने का निर्णय कर लिया था। वो दौड़कर अंदर गई और अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर एक हाथ से मेघू का हाथ पकड़ बाहर निकल आई। माधुरी के हौसले को देख भीड़ भी पीछे हट गई। एक बच्ची गोद में और दूसरी बच्ची का हाथ पकड़े माधुरी अब दूसरे हाथ से मेघू का कसकर पकड़ अब गांव छोड़ने को तैयार थी। आगे बढ़ते कदमों के साथ जाते जाते भीड़ में खड़ी अपनी बहन सुषमा के पास से गुजरते हुए माधुरी ने कहा, काश नीच होने का निर्णय जन्म नहीं कर्म के आधार पर होता तो नीच तुम होती और गांव छोड़कर मैं नहीं तुम जा रही होती। आप सुन रहे थे संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित कहानी नीच। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं या हमें लिखें sanjayarzu@gmail.com पर।